जीवों का शरीर मुख्यतः 4 मैक्रोमॉलिक्यूल से बना होता है: पॉलीसैकेराइड्स, फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। कुछ बैक्टीरिया की बायोकेमिस्ट्री से पता चला कि वह मात्र पॉलीसैकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। तब साइंटिस्ट यह जानने का प्रयास करने लगे कि जीवन के लिए दोनों में से कौन आवश्यक है। अध्ययन से पता चला कि दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व जीवन के लिए काफ़ी नहीं है। सन 1928 में अंग्रेज वैज्ञानिक फ्रीडरिक ग्रिफिथ ने यह जानने के लिए कि आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति के लिए पॉलीसैकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड में से कौन जिम्मेदार है, एक ऐतिहासिक प्रयोग किया जिसे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। आइए कुछ देर के लिए उनके प्रयोग को समझा जाए। 1918 में WWI स्पेनिश फ्लू के बाद न्यूमोनिया मृत्यु का एक गंभीर कारण था और ग्रिफिथ एक टीका बनाने की संभावना का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन विभेद लिए, जिसे R या रफ स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट था यानी अनुग्र था, तथा स्मूथ स्ट्रेन या S स्ट्रेन जो वायरुलेंट यानी कि उग्र था को लिया। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट को 4 स्टेप्स में बांटा। स्टेप फर्स्ट में उन्होंने सबसे पहले जीवित चूहे पर स्मूथ स्ट्रेन यानी कि वायरुलेंट का इंजेक्शन लगाया तो चूहे की मृत्यु हो गई। स्टेप 2 में उन्होंने रफ स्ट्रेन यानी कि नॉन वायरुलेंट का इंजेक्शन लगाया तो चूहा जीवित रहा। स्टेप 3 में उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन को हीट किल्ड यानी गर्म करके मार दिया और फिर इंजेक्शन लगाया तो चूहा जीवित रहा। स्टेप 4 यानी कि अंतिम चरण में उन्होंने रफ स्ट्रेन और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को मिलाकर इंजेक्शन लगाया तो चूहे की मृत्यु हो गई। स्टेप 4 से यह क्लियर हो गया कि न्यूक्लिक एसिड ही है जो ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा चूहे की मृत्यु का कारण बना। अब आइए जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल रंगहीन उच्च आणविक भार वाले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व फास्फोरस से बने बहुलक होते हैं जो लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड एकलकों यानी कि मोनोमर से बने होते हैं, इसीलिए इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड आनुवंशिक सूचना पहुंचाने का काम करते हैं, साथ ही ये कोशिकाओं का ढांचा भी बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के ज्ञात हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक 2 प्रकार के हैं, DNA तथा RNA, और कृत्रिम में PNA यानी कि पैप्टिक न्यूक्लिक एसिड, MNA मॉर्फोलिनोन्यूक्लिक एसिड, LNA लॉक्ड न्यूक्लिक एसिड, GNA ग्लाइकॉल न्यूक्लिक एसिड, TNA थ्रेओस न्यूक्लिक एसिड और XNA जीनोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जीवों में सदा ही उपस्थित होता है क्योंकि यह सभी कोशिकाओं और यहाँ तक कि विषाणुओं में भी होता है। नाभिकीय अम्ल के मोनोमर को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं: नाइट्रोजनस हेट्रोसाइक्लिक क्षार जो प्यूरिन या पिरिमिडीन में से होता है, एक पेंटोज शर्करा और एक फास्फेट समूह। अनेक न्यूक्लियोटाइड परस्पर जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर अवशेष दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट समूह से जुड़ जाता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड अर्थात न्यूक्लिक एसिड की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। न्यूक्लिक एसिड एक संयुग्मित प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन का प्रोस्थेटिक भाग यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन भाग प्रोटामीन या हिस्टोन से बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल के घटक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड 3 घटकों से मिलकर बने होते हैं। नंबर 1 फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, नंबर 2 पेंटोज शुगर। राइबोज RNA में तथा डीऑक्सी राइबोज शुगर DNA में होती है। नंबर 3 पर है विषम चक्रीय क्षारक यानी कि हेट्रोसाइक्लिक बेसिस। हेट्रोसाइक्लिक बेसिस 2 प्रकार के हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन। प्यूरिन भी 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडीन 3 प्रकार के हैं, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिन। अब आइए बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। 1957 में नोबेल प्राइज विनर सर अलेक्जेंडर टोड ने यह सिद्ध किया कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियोटाइड इकाइयां परस्पर पेंटोज फॉस्फेट बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के फॉस्फोरिक एसिड के साथ बने ईस्टर होते हैं। पेंटोज शुगर की प्रकृति के आधार पर न्यूक्लियोटाइड 2 प्रकार के होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। वास्तव में न्यूक्लियोटाइड उच्च आणविक भार वाले बहुलक यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मोनोमर होते हैं। इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लिक एसिड्स भी कहते हैं।
प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर के C2, C3 व C5 स्थान पर जुड़ सकता है तथा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में यह 3 या 5 स्थिति पर जुड़ा हो सकता है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसा कि मैं बता चुका हूं कि न्यूक्लियोटाइड्स में उपस्थित शुगर के आधार पर न्यूक्लियोटाइड्स दो प्रकार के होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। इन दो प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स के संगत दो प्रकार के पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड DNA। अब आइए बात करते हैं RNA यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। एक मानव कोशिका के वजन का लगभग 5% RNA होता है। यह मानव कोशिकाओं के नाभिक और साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। RNA की खोज का श्रेय फ्रीडरिक माइजर को दिया जाता है, जिन्होंने 1868 में न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियन की खोज की थी। RNA के संश्लेषण की खोज के लिए सेवेरो ओकोवा को 1959 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया था। एंजाइम्स की सहायता से आर्टिफिशियल RNA संश्लेषण के लिए भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। RNA या राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला लंबा तंतुमय अणु है। इसमें फॉस्फेट और राइबोज शुगर की इकाइयाँ एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। DNA की तरह RNA में भी राइबोज शुगर से जुड़े 4 क्षारक होते हैं। अंतर केवल इतना है कि इसमें थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में RNA भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जितनी कि DNA। RNA कई प्रकार के ज्ञात हैं, जैसे कि rRNA या राइबोसोमल RNA, mRNA या मैसेंजर RNA, tRNA या ट्रांसफर RNA, snRNA या स्मॉल न्यूक्लियर RNA, ncRNA या नॉन कोडिंग RNA, miRNA या माइक्रो RNA, eRNA या इन्हांसर RNA और dsRNA या डबल स्ट्रैंड RNA। RNA शरीर में DNA के जीन्स को नकल करके व्यापक तौर पर प्रवाहित करने का काम करता है। इसके साथ ही यह कोशिकाओं में अन्य आनुवंशिक सामग्री पहुंचाने में भी सहायक होता है। इसके अतिरिक्त जीन्स को सुचारू रूप से बनाना, उनकी प्रतियां तैयार करना, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि RNA का संबंध मेमोरी या लर्निंग से भी रहता है। RNA का स्वरूप 1000 वर्षों में बहुत कम बदलता है, अतः इसका प्रयोग विभिन्न जीवों के संयुक्त पूर्वजों की खोज करने में भी किया जाता है। अब आइए बात करते हैं DNA की, यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड की। DNA में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन आपस में कुंडलित होकर डबल हेलिक्स संरचना बनाते हैं। जीवों के शरीर में पाए जाने वाले 4 प्रमुख मैक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीसैकेराइड्स, फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA या RNA होते हैं। DNA की खोज 1869 में फ्रीडरिक माइजर ने पस सेल में की थी और इसकी विस्तृत संरचना 1953 में J.D. वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, रोजेलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने दी थी। 1962 में रोजेलिंड फ्रैंकलिन की मृत्यु हो गई और 1962 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को दिया गया। DNA की द्विकुंडलित संरचना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। भौतिक तथा रासायनिक प्रमाणों के आधार पर यह माना गया कि प्रत्येक DNA अणु 2 लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है, जो एक घुमावदार सीढ़ी यानी कि डबल हेलिक्स के समान होता है। सीढ़ी के दोनों स्तंभों की रचना प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट तथा डीऑक्सी राइबोज अणुओं से होती है तथा सीढ़ी के दोनों स्तंभों को जोड़ने वाले डंडे प्यूरीन व पिरिमिडीन क्षारकों के बने होते हैं। ये क्षारक आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। एडिनिन और थायमीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से तथा ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक हेलिकल घुमाव की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के 10 जोड़ों को समाहित करने के लिए उपयुक्त होती है। प्रकार DNA 5 प्रकार के ज्ञात हैं। ADNA ये राइट हैंडेड होता है। BDNA सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला होता है और यह भी राइट हैंडेड ही होता है। CDNA राइट हैंडेड होता है। DDNA ये भी राइट हैंडेड होता है और ZDNA ये जिगजैग होता है। कार्य फंक्शंस, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, जीन एक्सप्रेशन, म्यूटेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। DNA तथा RNA में अंतर।
डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है जबकि आरएनए में राइबोज शुगर होती है। डीएनए की संरचना डबल हेलिकल होती है जबकि आरएनए की संरचना सिंगल हेलिकल होती है। डीएनए एल्कलाइन कंडीशन में भी स्थायी रहता है जबकि आरएनए नहीं रह पाता है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन बेस होते हैं जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन बेस और यूरेसिल होते हैं। डीएनए न्यूक्लियस तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है जबकि आरएनए न्यूक्लियस, राइबोसोम्स और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए ए, बी, सी, डी, जेड प्रकार के पाए जाते हैं जबकि आरएनए आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, एसएनआरएनए, एनसीआरएनए, एमआईआरएनए, ईआरएनए और डीएसआरएनए प्रकार का होता है। डीएनए आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति करता है जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। डीएनए के द्वारा म्यूटेशन, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं जबकि आरएनए के द्वारा ट्रांसलेशन क्रिया संपन्न होती है। डीएनए मुख्यतः एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका में पाया जाता है जबकि आरएनए प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है। डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन क्रिया होती है जबकि आरएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन क्रिया नहीं पाई जाती है। अब आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख परिभाषाओं की, जैसे कि रेप्लिकेशन। डीएनए का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू डीएनए में विस्तार होना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू आरएनए में चेंज होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है तथा आरएनए का पुनः डीएनए में चेंज होना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसलेशन आरएनए का राइबोसोम्स की उपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण करना ट्रांसलेशन कहलाता है। म्यूटेशन, जीन में होने वाले अकस्मात परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यह जेनेटिक कोड को टेस्ट करने का एक तरीका है। न्यूक्लिक एसिड वास्तव में न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। हमारा डीएनए का 50% केला यानी कि बनाना के डीएनए के समान है और चिंपैंजी का 95% समान है। डीएनए हमारे पूर्वजों के बारे में भी बता सकता है। हमारे पूर्वजों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या क्या बदलाव हुए, वे सैकड़ों हजारों साल पहले दुनिया के किस स्थान पर रहते थे, ये सारी जानकारी हमारे शरीर के डीएनए में मौजूद है। मनुष्य के विकास क्रम में अब तक 510 डीएनए कोड खत्म हो चुके हैं। 1 ग्राम डीएनए में 700 टेराबाइट जानकारी स्टोर की जा सकती है। इस प्रकार से पूरी दुनिया के इंटरनेट डाटा को 2 ग्राम डीएनए में ही स्टोर किया जा सकता है। हमारे जीनोम में 3 बिलियन बेस पेयर डीएनए के होते हैं और 99.9% हम लोग सिमिलर होते हैं जबकि केवल 0.1% ही यूनिक होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वी आर ऑल मोर सिमिलर देन वी आर डिफरेंट। न्यूक्लिक एसिड जीवों में सदा ही उपस्थित होता है क्योंकि यह सभी कोशिकाओं और यहाँ तक कि विषाणुओं में भी होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।